बच्चों, हम लोगों ने इसके पहले क्या पढ़ा था? नागर शैली को पढ़ा था। लेकिन आज हम लोग मंदिर के कला शैली का एक दूसरा पॉइंट द्रविड़ और बेसर शैली का अध्ययन करेंगे। पहली चीज़ तो आप याद रखिएगा कि जो द्रविड़ कला शैली है ये कहाँ विकसित होती है, किस स्थान पर इसका विकास होता है? तो आप बोलोगे कि सर कृष्णा नदी के दक्षिण में कन्याकुमारी तक के हिस्सों में, या आप मुख्यतः कह सकते हैं कि तमिलनाडु के क्षेत्रों में। आप दूसरी बात यह है कि इसे द्रविड़ क्यों कहा जाता है, द्रविड़ कला क्यों नाम दिया गया? क्योंकि कृष्णा नदी और कन्याकुमारी के बीच जो हिस्सा बसा हुआ है, यहाँ बोलने वाले लोग द्रविड़ भाषा का प्रयोग करते हैं, द्रविड़ भाषा का प्रयोग करते हैं। इसीलिए इसका नाम द्रविड़ कला शैली रखा गया है। अब हमारे सामने एक और प्रश्न आता है, और वो ये है कि द्रविड़ कला के जो मंदिर हैं, ये द्रविड़ कला के जो मंदिर का आधार कैसा है? द्रविड़ कला के जो मंदिर हैं इसका आधार क्या है, कैसा है मंदिर का आधार? तो बच्चों आप बताएंगे कि सर ये वर्गाकार है। क्लियर? और गर्भगृह के ऊपर जो शिखर बनता है तो उसे नागर शैली में तो शिखर कहा जाता है, लेकिन दक्षिण शैली में विमान कहा जाता है। गर्भगृह के ऊपर का ऊंचा भाग। तो अभी हमने आपसे कहा कि नागर शैली में क्या कहलाता है? शिखर। और द्रविड़ शैली में उसे विमान कहते हैं। क्लियर? ये भी आपने क्लियर कर लिया। अब एक जगह आप याद रखिएगा कि विमान के ऊपर अगर हम नागर शैली की बात करते तो कहते शिखर के ऊपर। यहाँ हम चूंकि द्रविड़ शैली की बात कर रहे हैं इसलिए नाम बदल रहा है, व्यवस्थाएं तो वही हैं लेकिन नाम बदल रहा है। तो जो शिखर है या विमान है, इसके ऊपर नागर शैली में क्या रखा जाता था? तो आप कहोगे कि सर नागर शैली में कलश रखा जाता था या कुंभ रखा जाता था, लेकिन द्रविड़ कला शैली में विमान के ऊपर जो सबसे ऊपरी हिस्सा है मंदिर का उसे स्तूपिका कहा जाता है। मतलब जैसे हमारे यहाँ सबसे ऊपर कलश रखा जाता था, इन्होंने क्या किया? कलश को क्या नाम दे दिया? स्तूपिका नाम दे दिया। क्लियर? और बच्चों अब हम देखेंगे द्रविड़ शैली के मंदिर की विशेषता क्या है। विशेषता क्या है? तो आप एक चीज याद रखिएगा कि इनके जो प्रांगण होते हैं, प्रांगण ये बहुत बड़े होते हैं। एक, प्रांगण बड़े होते हैं। दो, प्रांगण में ही जलकुंड होता है, जल कुंड होता है, आप ध्यान दीजिएगा। और तीसरी बात, प्रांगण में ही दीप स्तंभ होते हैं, दीप स्तंभ की व्यवस्था दी जाती है। और मेरे प्यारे बच्चों, हमको एक बात और याद रखनी है, और वो क्या याद रखनी है कि इसी प्रांगण में, मतलब आप कौन सा पॉइंट देख रहे हैं? चौथा पॉइंट देख रहे हैं आप
इसी प्रांगण में ध्वज स्तंभ भी होते हैं। क्या होता है? ध्वज स्तंभ भी होता है। क्लियर? आपने अच्छी तरह से जान लिया होगा। ठीक है, इतनी बातें। अब याद रखिएगा कि जो द्रविड़ कला शैली है इसका जन्मदाता कौन है? आप कहेंगे कि सर इसके जन्मदाता पल्लव लोग हैं, पल्लव राजवंश है। लेकिन इसको चरमोत्कर्ष पर किसने पहुंचाया? तो आप कहोगे कि सर इसे चरमोत्कर्ष तो चोलों ने पहुंचाया है। किसने पहुंचाया? चोलों ने इसे चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया। लेकिन बच्चों एक बात और याद रखिएगा, द्रविड़ कला शैली को विनाश की तरफ कौन ले गया? मतलब पतन कहाँ से शुरू हो जाता है द्रविड़ कला शैली का? आप कहेंगे कि सर विजयनगर के काल से, विजयनगर राजवंश के काल से इसका डाउनफॉल शुरू होता है। ठीक है, अब हमको कुछ चीज़ें और भी करनी है। तो बच्चों वो हमें और चीज़ें क्या करनी है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि हमें और क्या करना है। एक चीज़ आपको, चूँकि आप जानते हैं इसलिए मुझे कहने में कोई हिचक नहीं हो रही है। देखिए द्रविड़ कला शैली का चरमोत्कर्ष क्या है? तो आप कहोगे कि सर द्रविड़ कला शैली का चरमोत्कर्ष या मतलब सबसे ज़्यादा विकास किस काल में करती है? तो आप कहेंगे चोलों के काल में करती है। और चोलों का जो मंदिर है बृहदेश्वर मंदिर, यही बृहदेश्वर मंदिर चोल कला शैली का भी और द्रविड़ कला शैली का भी क्या है? चरमोत्कर्ष है। ठीक है ना? तो अब आपने देखा विशेषताओं में हमने एक बात कही कि द्रविड़ कला शैली का पूर्णता या चरमोत्कर्ष कहाँ होता है? आप कहेंगे कि सर बृहदेश्वर मंदिर में होता है। बच्चों बृहदेश्वर मंदिर के बारे में मैंने आपको चोल डायनेस्टी में पता रखा है, लेकिन यहाँ आपको एक बात और याद रखना है कि बृहदेश्वर मंदिर आज यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज में, या आप कह सकते हैं विश्व धरोहर सूची में शामिल है। सूची में शामिल कर दिया गया है किसे? बृहदेश्वर मंदिर को। और अब बच्चों आपको एक और चीज़ याद रखना है, वो ये है, बहुत बड़ी बात याद रखना है कि द्रविड़ जो कला शैली होती है, इसका जो गर्भगृह होता है, मतलब आप कह सकते हैं पवित्र स्थल होता है गर्भगृह। ठीक है, तो आप कहेंगे कि सर इसका जो आकार होता है इसके चारों ओर प्रदक्षिणा पथ होता ही है। ठीक है, और आपने देखा था कि नागर शैली में संधरा और निर्धरा की बात की गई थी ना, मतलब होता भी है और नहीं भी होता है। आप चाहें तो इसे पुनः आप देख लें। अब आप याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाता है कि और क्या विशेषता है सर द्रविड़ कला शैली की, तो आप कहेंगे कि देखिए जो प्रवेश द्वार होता है, जो द्रविड़ कला शैली के मंदिरों का प्रवेश द्वार होता है, उस प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है। गोपुरम क्या है? द्रविड़ कला शैली के मंदिरों का प्रवेश द्वार है। एक बात आप याद रखिएगा, गोपुरम में द्वारपाल की मूर्तियां लगाई जाती थी, द्वारपाल की मूर्तियां भी लगाई जाती हैं। क्लियर? और अब एक पॉइंट और, द्रविड़ कला शैली की उपशैलियां हैं। द्रविड़ कला शैली की उपशैली है, द्रविड़ कला शैली की उपशैली है। ठीक है, कौन कौन सी उपशैली है? तो आप कह दोगे कि सर 4 उपशैलियां हैं इसकी। क्लियर? द्रविड़ कला शैली की कितनी शैलियां हैं? आप कहेंगे कि सर 4 उपशैलियां हैं या उपशैली है। कौन कौन है उपशैली? तो आप कहेंगे सर एक नायक शैली है, नायक शैली है। क्लियर? और मेरे बच्चों आपको याद रखना होगा
कि जो नायक शैली है इसका प्रसिद्ध मंदिर क्या है, तो आप कहोगे कि मीनाक्षी मंदिर है। अब आप सोचते होंगे कि हमने तो अब तक ये पढ़ा कि मीनाक्षी मंदिर द्रविड़ कला शैली का मंदिर है, तो हम कहाँ कह रहे हैं कि नहीं है। लेकिन उसमें भी अगर पूछ दिया जाए कि द्रविड़ कला शैली में किस शैली में, किस उप शैली में बना है वो, तो आप कहेंगे मदुरई का मीनाक्षी मंदिर द्रविड़ कला की नायक उपशैली में बना हुआ है। ठीक है। और कौन सा मंदिर है, आप कहेंगे कि सर रंगनाथ मंदिर, ये कहाँ है, आप कहेंगे कि सर ये है श्रीरंगम में, श्रीरंगम में है। क्लियर। और बच्चों विश्व प्रसिद्ध एक और मंदिर हमारे पास है और वो है रामेश्वरम मंदिर। भगवान राम की कृति माना जाता है ये रामेश्वरम मंदिर, और यही मंदिर का प्रांगण है जहां भगवान राम ने श्रीलंका अभियान करने से पहले शिव की उपासना किया था। और यह रामेश्वरम में है, तमिलनाडु के रामेश्वरम में है। और यह किस शैली का है, आप कहेंगे कि सर नायक शैली का ही मंदिर है। अब आपसे अगर पूछा जाता है, ठीक है, तो हमने कहा कि अगर देखिए द्रविड़ शैली के मंदिर तो हैं, लेकिन द्रविड़ शैली में किस उप शैली के हैं, यह जब पूछा जाए तब आप बताएंगे। ठीक है। इसके अतिरिक्त अन्य कौन सी शैलियां हैं, तो आप कहोगे एक हो गई नायक शैली, और उसके बाद आप ए कर लीजिए नायक शैली, फिर बी कर लीजिएगा पल्लव शैली, और फिर सी कर लीजिएगा चोल शैली, और जो डी है वो है विजयनगर शैली, विजयनगर उप शैली। ये किसकी शैलियाँ हैं, आप कहेंगे कि सर ये सभी उप शैलियाँ द्रविड़ की हैं, द्रविड़ कला शैली की हैं। क्लियर हो गया। अब बच्चों आपको एक चीज़ और याद रखना है, द्रविड़ कला शैली के मंदिर तो यार देखो सारे मंदिर दक्षिण भारत में हैं, लेकिन इसके अपवाद भी हैं, उत्तर भारत में भी कुछ मंदिर हैं। तो हमने एक मंदिर तो आपको नागर शैली पढ़ाने के समय बता रखा था, एक नहीं बता रखा था, दो बताया होगा। ठीक है। एक महाराष्ट्र में और एक एमपी में, मध्य प्रदेश में है। ठीक है ना। मध्य प्रदेश में क्या है, तो आप कहेंगे कि सर ग्वालियर का तैली मंदिर है, पढ़ चुके हैं आप इसलिए लिख नहीं रहे हैं। और दूसरी तरफ महाराष्ट्र के रत्नागिरी में व्यमेश मंदिर है। ठीक है। नागर शैली पढ़ाते समय वो सब हमने लिखा हुआ है। और कोई मंदिर है क्या, आप कहेंगे सर ऐहोल का मेगुती मंदिर, ऐहोल, शायद ये नहीं लिखा होगा तो लिख देते हैं, ऐहोल का मेगुती मंदिर। एक तो ये हो गया, और एक और है लाड खान का, ऐहोल में ही है, लाड खान का पार्वती मंदिर। ये क्या है, आप कहेंगे कि सर ये द्रविड़ कला शैली के मंदिर हैं। क्लियर। आपको हमने ये पूरा मैटर बता दिया। अब मेरे बच्चों आपको बताना है कि द्रविड़ कला शैली के प्रसिद्ध मंदिर कौन कौन हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं, मतलब विश्व प्रसिद्ध मंदिर कौन कौन है। मंदिर तो बहुत हैं, लेकिन विश्व प्रसिद्ध मंदिर की बात करेंगे तो हम पहला नाम लाएंगे द्रविड़ कला शैली के विश्व प्रसिद्ध मंदिर। ये आपकी हेडिंग आएगी। तो एक है मामल्लपुरम का मंदिर, मामल्लपुरम का मंदिर, पुरम का रथ मंदिर। तो ये बताने की जरूरत तो रह नहीं गई, मामल्लपुरम लिखा ही है, तमिलनाडु के अंदर है। ठीक है। दूसरा है कैलाश मंदिर। और कैलाश मंदिर कहाँ है बच्चों, आप कहोगे कि सर कैलाश मंदिर भी कांची में है, ये भी विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। ठीक है। और एक है महाबलीपुरम, ये वही स्थान है महाबलीपुरम जिसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और चीन के प्रधानमंत्री शी जिनपिंग ने, ठीक है, यहाँ पर क्या किया था, अपना समझौते किए थे। महाबलीपुरम में
में है। ये महाबलीपुरम कहाँ है? तमिलनाडु में है। बच्चों ये तो आप जान चुके हैं, विश्व प्रसिद्ध मंदिर बृहदेश्वर मंदिर, ये आप जानते हैं, ये भी तंजौर के अंदर है। ठीक है, बृहदेश्वर मंदिर। और एक मीनाक्षी मंदिर को भी डाल देते हैं। मीनाक्षी मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। आप कहेंगे कि द्रविड़ की उप शैली, नायक शैली में बना हुआ है मीनाक्षी मंदिर। ठीक है, और मदुरई में है ये, मदुरई में है ये। और एक और मंदिर आपको याद रखना है, आंध्र प्रदेश के अंदर है, तिरुपति का बाला वेंकटेश मंदिर विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, बाला वेंकटेश मंदिर, और तिरुपति में है। तिरुपति कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। और आप ये भी जान चुके हैं बच्चों कि बाला वेंकटेश मंदिर में जो बिछड़ू की मूर्ति की स्थापना किया था वो किसने किया था? मैंने आपको बताया था कि कुलतुंग सेकंड ने जब गोविंदराज की मूर्ति को उठा करके फेंक दिया था तो उसे समुद्र से निकाल करके कौन स्थापित किया था? रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य ही, ठीक है, बिछड़ू की इस प्रतिमा को लेकर कहाँ आए थे? तिरुपति आए थे, और उन्होंने यही तिरुपति में बाला वेंकटेश के मंदिर की मूर्ति की स्थापना किया था। क्लियर? अब बच्चों ये हमारा पॉइंट समाप्त हो जाता है। हमने बिना कुछ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है। और अब आइए हम लोग देखते हैं बेसर शैली। तो हम लोग बेसर शैली का अध्ययन करते हैं। बेसर शैली, तो बेसर शैली में आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है? बेसर मंदिर, स्थापत्य कला या शैली। ठीक है, तो पहली चीज़ आप याद रखिएगा कि बेसर शैली को हम और किस नामों से जानते हैं? आप कहोगे कि सर कर्नाटक शैली के नाम से जानते हैं सर। और किस नाम से जानते हैं? आप कहेंगे कि सर इसी को चालुक्य शैली भी कहते हैं। ठीक है ना, चालुक्य शैली। अब चालुक्यों को और कुछ नाम से जाना जाता है। आप कहोगे सोलंकी कहा जाता है, तो इसे सोलंकी कला शैली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये जो बेसर शैली है, ये जो बेसर शैली है, मुख्यतः इसमें दो लोगों की प्रमुख भूमिका है। कौन दो लोगों की प्रमुख भूमिका है? तो आप कहोगे कि सर एक, मतलब दो लोगों का मतलब दो राजवंशों की प्रमुख भूमिका है। एक चालुक्य राजवंश, कौन सा चालुक्य राजवंश? बादामी के चालुक्य राजवंश। और दूसरे किसकी भूमिका है? आप कहेंगे कि सर होयसलों की। दूसरा कौन है? होयसल लोग हैं। इन्हीं के पौरुष का या प्रताप का परिणाम है बेसर शैली। मतलब इन्हीं दोनों राजवंशों के पुरुषार्थ ने ही बेसर शैली को जन्म दिया है। ठीक है, और एक पॉइंट आप और याद रखिएगा। ठीक है, बेसर शैली मुख्यतः कोई नवीन चीज़ नहीं है, अपितु आप कहेंगे कि सर नागर शैली और द्रविड़ शैली, ठीक है, इन दोनों को मिला दीजिए तो बन जाएगा, शैली को मिला दीजिए तो बन जाएगी बेसर शैली। बेसर शैली, अब ये बेसर शैली कहाँ है, इस किस क्षेत्र में विकसित हुई है? तो यार विंध्य पर्वत के दक्षिण में। विंध्य जो पर्वतमाला है इसके दक्षिण में कहाँ तक आएगा? कृष्णा नदी के उत्तर तक। कृष्णा नदी के उत्तर, या आप सीधे कह सकते हैं विंध्य पर्वत से कृष्णा नदी के बीच का जो भूभाग है उसी में विकसित हुई है बेसर शैली। ठीक है, अब एक प्रश्न यहाँ आ जाता है कि अगर बेसर शैली नागर और द्रविड़ शैली का मिलन है तो अब यहाँ प्रश्न आता है कि बेसर शैली में कौन सी चीज़ नागर शैली से लिया गया है और कौन सी चीज़ द्रविड़ शैली से लिया गया है। तो आप याद रखिएगा कि नागर शैली से इन्होंने शिखर को लिया है। शिखर, बेसर शैली में जो शिखर बनता है वह नागर शैली जैसा है, और जो मंडपम बनता है यह मंडपम क्या है? आप कहेंगे द्रविड़ कला शैली जैसा है। फिर आप कहेंगे नियोजन, इसका जो नियोजन होता है मतलब प्लानिंग होती है वह द्रविड़ कला शैली जैसा है, लेकिन जो इसका अलंकरण होता है यह अलंकरण कैसा है? आप कहेंगे नागर शैली जैसा है। तो आपसे
पूछा जा सकता है कि बेसर कला शैली में नागर कला शैली की क्या विशेषताएं हैं, शिखर और अलंकरण। ठीक है, द्रविड़ कला शैली की क्या विशेषताएं बेसर शैली में ली गई हैं या शामिल हैं, आप कहोगे मंडपम और नियोजन। ठीक है बच्चों, अब एक चीज याद रखिएगा, बेसर शैली का बड़ा केंद्र क्या है, तो आप कहेंगे कि सर देखो, बेसर कला शैली का सबसे बड़ा जो केंद्र है, सबसे बड़ा केंद्र बेसर कला शैली का वो है ऐहोल। ठीक है ना, ऐहोल में क्या है, तो आप कहोगे कि सर सर्वाधिक, ठीक है, क्या है, तो आप कह देना कि सर सर्वाधिक बेसर शैली के मंदिर कहाँ पर हैं, ऐहोल में है। इसीलिए ऐहोल को क्या कहा जाता है, मंदिरों का नगर कहा जाता है। ऐहोल को मंदिरों का नगर कहा जाता है। ठीक है ना, और इसमें किसकी भूमिका है ऐहोल को मंदिरों का नगर बनाने में, आप कहेंगे कि सर चालुक्यों के, बादामी के चालुक्यों की प्रसिद्ध भूमिका है। और ऐहोल में जो सर्वाधिक मंदिर बने हैं वो किसके बने हैं, सर्वाधिक मंदिर यार शिव और पार्वती के हैं। ठीक है, लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ एक बहुत प्यारी गुफा बनी है। ठीक है, तो ऐहोल में गुहा मंदिर भी बहुत हैं, गुहा मंदिर मतलब गुफा मंदिर, ठीक है, बहुत है, लेकिन इसमें सबसे सुंदर कौन है, सबसे सुंदर गुहा मंदिर किसे माना जाता है, आप कहेंगे सर सूर्य मंदिर को। सूर्य मंदिर को ही हम लॉर्ड खां के नाम से भी जानते हैं, लॉर्ड खां का मंदिर या सूर्य मंदिर। ठीक है, यह है गुफा मंदिरों में सबसे खूबसूरत मंदिर है। ठीक है, अब बच्चों एक बात हमको और याद रखना है, और वो क्या है कि वेल्लूर का द्वार समुद्र मंदिर और एलोरा का कैलाश मंदिर भी बेसर शैली में है। फिर से देख लीजिएगा, इसे हम लिख दे रहे हैं यहाँ। ठीक है, वेल्लूर का कौन सा मंदिर, द्वार समुद्र मंदिर, द्वार समुद्र मंदिर, और एक और मंदिर आएगा एलोरा का कैलाश मंदिर, एलोरा का कैलाश मंदिर। ये किस में है, आप कहोगे कि सर बेसर शैली में है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने आपको ये पूरा मैटर बता रखा है। हाँ, एक चीज़ आपसे पूछ सकता है कि पुलकेशियन सेकंड के जो शिल्पी थे रवि कीर्ति, तो पुलकेशियन सेकंड, ये देखिए चालुक्य शासक पुलकेशियन सेकंड जिन्होंने हर्षवर्धन को से युद्ध किया था, तो रवि कीर्ति पुलकेशियन सेकंड के क्या हैं, शिल्पी हैं, और पुलकेशियन सेकंड चालुक्यों के शासक हैं। ठीक है, तो इन्होंने रवि कीर्ति ने एक मंदिर बनाया है, और वह मंदिर क्या है, आप कहेंगे कि सर मेगुती का जैन मंदिर, मेगुती का जैन मंदिर। ठीक है ना, तो आप याद रखिएगा मेगुती का जैन मंदिर। ठीक है, ये बेसर शैली में भी है और द्रविड़ शैली में भी है, दोनों में है। ठीक है ना, और बच्चों 2 मंदिर हैं, और अब हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। मैंने आपको मंदिर स्थापत्य कला के बारे में बहुत सारी जानकारी दे दी है। ठीक है, आपके एग्जामिनेशन में इससे ज़्यादा मैटर्स नहीं आते। ठीक है, हमने सब कुछ बहुत ही बैलेंस करके आपको ये मैटर दिया है। और अब हमारा जो अगला टॉपिक शुरू होगा वो शुरू होगा राजपूत। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हर्षवर्धन की मृत्युपरांत भारत के अंदर जो दौर शुरू होता है वह प्री मेडुल का दौर होता है। तो हम लोगों ने एंसेंट हिस्ट्री समाप्त कर दिया है। एंसेंट हिस्ट्री में हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और वो प्रैक्टिस के क्लासेस आपको कल से अर्थ शुरू कर दिए जाएंगे। ठीक है, अभी बीच में चल रहा था लेकिन हमने बीच में रोक दिया है, और अब आपको तैयार रहना होगा। ठीक है, कि हमें शनिवार
मतलब कल से यह टॉपिक पुनः टेस्ट की प्रक्रियाओं को शुरू करना है। आप लोग टेस्ट से भागते हैं और टेस्ट को आप लोग बहुत आसान समझ लेते हैं, ठीक है। आप उतनी ही क्वेश्चन को आप मेरा आंसर का इंतज़ार करते रहते हैं कि जब मैं आंसर दूंगा तो आप उसे आंसर टिक लगा लेंगे। यह गलत प्रवृत्ति है आपकी। आपको इसीलिए शनिवार को दिया जाता है ताकि आप शनिवार को देखें, इतवार को उसको तलाशें, फिर मैं आपको इसका आंसर दूंगा, ठीक है, तब आपका विकास होगा, ठीक है। तो बच्चों आज इतना ही। थैंक यू, विशिंग यू ऑल लक।